इस वीडियो में आप देखेंगे बीफ पुलाव की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्टेप बाय स्टेप। साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको कितने साल चलाया और उससे मैंने कितना कमाया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। और आज मरियम्स किचन में बनने जा रहा है बीफ पुलाव। यहाँ पे जी मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त, जिसमें आधी क्वांटिटी जो है तो वो बोन्स वाले गोश्त की है और आधी जो है तो वो बोनलेस गोश्त की है, और उसके मैंने मोटे मोटे चंक्स बनाए। पुलाव में जो आप गोश्त ऐड करते हैं उसका साइज़ अगर बड़ा होगा तो उतना ही आपका पुलाव जो है तो वो टेस्टी बनेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने कितने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं गोश्त के। हड्डी वाले गोश्त का फ़ायदा ये है कि इससे जो आप यखनी बनाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप बोनलेस गोश्त लेंगे तो उसका इतना मज़ा नहीं होगा जितना हड्डी वाले गोश्त की यखनी का आता है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के गार्लिक पेस्ट। इसमें हम लोग 1 साबुत प्याज रखेंगे। प्याज से ये होगा कि हमारी जो यखनी है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप जब भी चिकन की यखनी बनाएं या गोश्त की यखनी बनाएं, आपने उसमें 1 साबुत प्याज लाजमी ऐड करना है। उसके बाद देखेंगे यखनी कितनी ज़्यादा मज़े की बनती है। आज की इस वीडियो में आपके साथ गपशप भी लगेगी। आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैंने अपने कपड़ों वाला बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था, और कपड़ों वाले बिज़नेस में आपको कितना प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल में। अच्छा जी, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ऐड किया तो वो है 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह मैंने ड्राइविंग सीखी थी, और जब मैंने ड्राइविंग सीख ली थी तो फिर हमारा जो ड्राइवर था वो जब छुट्टी पे चला गया था, वापस नहीं आया, तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरा ड्राइवर रखा ही नहीं। सुबह 7 बजे जाती थी, बेटे को गुलबर्ग ड्रॉप करती थी, वापस आती थी, नाश्ता करती थी, और उसके बाद फिर हस्बैंड को ड्रॉप करती थी डेविस रोड, और उसके बाद फिर आती थी फेज 8। बेटे की छुट्टी के टाइम पे फिर गुलबर्ग जाती थी, उसको पिक करती थी, वापस आती थी अपने घर फेज 8। अच्छा, मैं बार बार फेज 8 इसलिए कह रही हूँ कि जो लाहौर के रहने वाले उनको आइडिया हो कि गुलबर्ग और फेज 8 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। उसके बाद शाम को फिर जाती थी हस्बैंड को ऑफिस से पिक करने के लिए। सारा दिन मेरी यही ड्यूटी थी। इसके दरमियान में मैं खाना पकाना, सफाई वगैरह वो सब मैनेज कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसमें ऐड किए 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया। हमारी एक नेबर थी, उनको मेरे कपड़े बहुत अच्छे लगते थे जो मैं रेगुलरली पहनती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मरियम, मुझे ना मेरी बेटी के लिए 2 मैटरनिटी शर्ट चाहिए। यहाँ पे हमने इसमें ऐड किए हैं जी 8 से 10 दाने साबुत सुर्ख मिर्च के। मैं जब अपने कपड़े टेलर से स्टिच कराने गई तो साथ में मैंने उनके लिए 2-3 शर्टें भी स्टिच करा ली थी, और वो उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि मरियम, मेरी फैमिली में बाकी कुछ लड़कियां हैं जो कि बाहर रहती हैं और उनके लिए मैं कपड़े सारे बनाती हूँ, तो वो आप ना बना लें। आप यंग हो, आप बाज़ार के चक्कर वगैरह लगा सकती हो, लेकिन मेरे से चक्कर नहीं लगते। हाँ, इसके मैं आपको मतलब जितने के कपड़े बनते हैं उससे अलावा आपको एडिशनल पे करूँगी। आप इतनी ख्वारी करोगी, आपका पेट्रोल लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने इसमें ऐड किया साबुत गरम मसाला। मुझे उनका आइडिया पसंद आया। फिर ये होता था कि मैं सुबह बेटे को ड्रॉप करके घर वापस आई, नाश्ता वगैरह किया। हस्बैंड को मैं जब ऑफिस ड्रॉप करती थी और जब वापस आती थी तो उस टाइम बजते थे 11:30-12 बजे। यहाँ हमने पुलाव में ऐड किए 2 टेबलस्पून भर के सौंफ का। और सौंफ वो वाहिद इंग्रेडिएंट है जो कि केपी साइड पे जो पुलाव बनता है उसको डिफरेंट बनाती है, जो यहाँ पे पंजाब साइड पे या कराची साइड पे पुलाव बनता है। आप पुलाव की जितनी भी रेसिपीज उठा के देख लें, किसी में भी सौंफ नहीं डालते, लेकिन आपने सौंफ ऐड करने और उसके बाद देखें कि पुलाव का टेस्ट जो है तो वो कितना डिफरेंट बनता है, कितना मज़े का बनता है। इसके बाद हम लोगों ने जी इसमें डाले हैं 3 टेबलस्पून भर के नमक के। 1.5 किलो गोश्त में मैं 3 मग चावलों के डालूंगी, इसलिए इस वजह से मैंने इसमें 3 टेबलस्पून भर के नमक के डालें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें। अच्छा जी, जब मैं हस्बैंड को ड्रॉप कर देती थी तो फिर बजाय घर जाने के मैं चली जाती थी गुलबर्ग, और जब तक मेरे बच्चे की छुट्टी होती थी तब तक मैं अपना काफ़ी सारा काम लिबर्टी में कर चुकी होती थी। ऐसा करने से ये हो गया था कि मेरी एक रूटीन सेट हो गई थी। मेरा वो एक एडिशनल चक्कर जो लगता था ना कि फेज़ 8 जाओ, फिर फेज़ 8 से छुट्टी के टाइम गुलबर्ग आओ, तो वो एक मेरा चक्कर मिस हो गया और मेरी रूटीन सारी सेट हो गई थी। इसमें हम लोगों ने जी अभी कड़ी पत्ता ऐड किया। सुबह जब मैं बेटे को स्कूल ड्रॉप करके वापस जाती थी, नाश्ता जिस टाइम बनाती थी तो साथ साथ लंच की तैयारी भी कर लेती थी। फिर हस्बैंड को ड्रॉप करके सीधा गुलबर्ग जाती थी और वहाँ पे अपने सारे जितने भी काम वगैरह थे, जितने भी ऑर्डर्स मिले थे आंटी की तरफ से, वो सारे करके, और उसके बाद छुट्टी के टाइम पे बेटे को पिक किया और फिर घर गई। अब यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 जग भर के पानी के, और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको रख देंगे कम से कम 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के लिए इसलिए कि जो हमारी गोश्त की बोटियाँ हैं वो थोड़े बड़े साइज़ की हैं। इस रूटीन को अब मैं इंजॉय करने लगी थी। ना मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा था, बल्कि इनफैक्ट मेरे जो चक्कर थे ना वो कम हो गए थे, और दूसरा ये था कि मुझे पैसे मिलने लगे।
अपनी कमाई की ना खुशी अलग होती है। आंटी को कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, उन्होंने जिन बच्चियों के लिए बनवाए थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मेरी खुशकिस्मती ये कि मुझे लाइफ के हर स्टेज पे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले। हमारी नेबर में एक बच्ची थी सायरा। सायरा ने मुझे कहा कि मरियम बाजी, इस तरह तो खाली आप आंटी के लिए कपड़े बनाती रहेंगी, मैं इस तरह करती हूँ कि आपके लिए एक फेसबुक पेज बनाती हूँ कपड़ों से रिलेटेड। आप जो भी कपड़े बनाया करें उसकी पिक्चर्स दिया करें और वो फिर वहाँ पे अपलोड किया करें। 2012 में फ़र्स्ट टाइम मेरा फेसबुक अकाउंट बना था और मेरा एक पेज साथ में बना था, उस बच्ची ने बनाया था। साथ साथ हम लोग चावल जो है तो उसको भी भिगो देंगे। ये बासमती चावल है और इसको अगर हम लोग आधे घंटे के लिए भी भिगोएंगे ना तो इनफ है। अच्छा जी, जब मेरा पेज बन गया था तो अल्लाह की तरफ से 1 महीने में माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना ग्रो कर गया कि मुझे पूरी पूरी फैमिलीज़ के ऑर्डर मिलने लगे। मैं थी तो लाहौर में, लेकिन पेशावर के लोगों ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे कि मेरे से मैनेज होना मुश्किल हो रहा था। चले जी, अब वैसे भी प्रेशर कुकर का तो वेट करना है 20 मिनट के लिए, तो उस टाइम से हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और जो एक्स्ट्रा काम है वो करते हैं। प्याज वगैरह काट लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, खीरा काट लेते हैं। और जी मुझे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलने लगे। एक क्लाइंट के कपड़े अच्छे बने तो उसने 10 और लोगों को बता दिया और 10 लोगों ने आगे फिर 20 और लोगों को बता दिया। और इस तरह मेरा काम जो है तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह मल्टीप्लाई होता चला गया। मैं मेहनत भी बहुत करती थी, ज़ाहिर है टेलर के मैं रोज़ाना चक्कर लगाती थी। एक एक कलर को मैं देखती थी, वो जो धागा यूज़ करता था वो मैं पहले अप्रूव करती थी, फिर वो यूज़ करता था। उसको पता था कि जी बाजी ने रोज़ाना आना है तो मैंने कोई डंडी नहीं मारनी। मुझे बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि जी अब आपका काम माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रो कर रहा है तो आप इस तरह करो कि टेलर्स को घर पे बैठा दो, तो ये जो रोज़ाना का आना जाना है तो वो आपका बच जाया करेगा। तो मैंने कहा कि जी रोज़ाना का आना जाना तो मेरी ड्यूटी है, मैंने लाजमी अपने बेटे को गुलबर्ग से पिक करने जाना है छुट्टी टाइम, तो वो तो इन एनी केस मैंने जाना ही जाना है। दूसरा, मैं टेलर्स को घर बैठाऊंगी, उनकी मैं चौकीदारी करूंगी, कौन उनके पास आ रहा है कौन जा रहा है। मेरे घर का माहौल भी ख़राब होगा, सो जो जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह चलने दो। बाहर ही टेलर से कपड़े बनते हैं और बाहर से ही हम लोग डिस्पैच करा देते हैं। मेरे घर का जो सेटअप है या जो माहौल है वो एटलीस्ट डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि टेलर्स को लाके ना अपने घर पे बिठा दूँ। अच्छा, पुलाव के साथ ना जो पुदीने वाली चटनी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग चटनी बना रहे हैं। फिर बाय चांस मुझे फेसबुक के थ्रू एक क्लाइंट मिली जिसकी भाई की शादी थी और उसके लिए मैंने उसके लिए कपड़े बनाए थे। खुद वो सऊदीया में रहती थी और उसने मुझे ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। उसको वो ड्रेस इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने जो रेगुलर कपड़े थे ना अपने लॉन वगैरह के, वो भी मुझसे स्टिच कराना शुरू कर दिए। मैं उसके लिए बल्क्स में स्टिच करती थी और फिर कोई सऊदी अरब आ रहा है जा रहा है तो वो उसके लिए ले जाता था। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर उस बच्ची की शादी तय हो गई, उसके ब्राइडल कपड़े, उसके मेहंदी के कपड़े, उसके बरी के जितने कपड़े थे वो सब मैंने बनाए। फिर शादी के बाद उसके ईद के कपड़े वगैरह भी, उसके समर्स के कपड़े, विंटर्स के कपड़े भी मैं बनाने लगी। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत डाली थी मेरे इस काम में। मेरी पहली क्लाइंट जो आंटी थी वो थी लाला मूसा की, और मेरे उसके बाद लाला मूसा में इतने ज़्यादा क्लाइंट्स बने कि आपकी सोच है। गुजरात लाला मूसा से मेरे वीकली ऑर्डर्स आने लगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे ऑर्डर्स ज़्यादा थे वो थे पेशावर से। एक तो ये था कि मैं ख़ुद भी पेशावर से हूँ, दूसरा वहाँ पे लोग जानते भी हैं। सबसे बड़ी बात उनका ट्रस्ट जो वो मेरे पे करते थे कि हम लोग मरियम को ऑर्डर देंगे, जिस तरह देंगे वो उसको एज इट इज़ हमें बना के सेंड कर देगी। 6 साल तक मुसलसल मैंने ये काम किया और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अच्छे खासे पैसे बनाए। ये काम फिर मैंने क्यों छोड़ दिया? ये काम मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि हम लोग फिर शिफ्ट हो गए थे जी तारिक गार्डन्स, विलेंशिया टाउन के साथ, वावडा टाउन के साथ। वो एक छोटी सी कॉलोनी है, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। बेटे का स्कूल जो था वो गुलबर्ग से स्विच हो गया जी रावी कैंपस। हस्बैंड का ऑफिस भी शिफ्ट हो गया था ठोकर साइड पे। सारी चीज़ें जो थी वो इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई थी। गुलबर्ग मेरा कोई काम नहीं रह गया था। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मुझे गुलबर्ग दूर पड़ता था। अब ज़ाहिर है यहाँ विलेंशिया से मैं डेली गुलबर्ग जाती थी, फिर मैं वापस आती थी, तो मैं तो जो कपड़ों से कमाती थी वो मेरे पेट्रोल में लग जाना था। पहले के कुछ महीने तो मैंने अपने टेलर के साथ थ्रू व्हाट्सएप काम किया। वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करता था और हम लोग डिस्कस करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता था मैं जाके चक्कर लगा लेती थी, देख लेती थी कि हाँ ये ठीक है, अब इसको डिस्पैच कर दो। फिर अक्सर ये होने लगा कि कभी घर में गाड़ी नहीं होती थी, कभी कोई गेस्ट वगैरह आ जाते थे, या मतलब मेरा चक्कर लगना इम्पॉसिबल हो गया था गुलबर्ग। तो टेलर मुझे कहता कि नहीं बाजी आप बेफिक्र हो जाए, और मैंने जिस तरह आपने कहा था सेम उसी तरह चीज़ रेडी किया और मैं इसको डिस्पैच कर रहा हूँ।
ये काम भी 2-3 दफ़ा ठीक हुआ कि मेरे अप्रूवल के बगैर उसने डिस्पैच कर दिया था और वो क्लाइंट्स को पसंद आ गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलर ने क्या किया कि उसने डंडियाँ मारना शुरू कर दी। फैब्रिक मैं उसको एक कहती थी, वो सस्ता वाला फैब्रिक यूज़ करने लगा। मैं जब क्लाइंट को कपड़े डिस्पैच करती थी तो उससे पहले एक एक चीज़ मैं मेजर करती थी कि इसने अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स एग्जैक्टली वैसा ही बनाया कि नहीं, ऊपर नीचे किया। प्रेशर कुकर को 20 मिनट्स हो गए, उसको हम लोगों ने साइड पे किया और हम लोग अब यहाँ पे मसाला रेडी करेंगे बिरयानी के पुलाव के लिए। 1 कप ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे वो प्याज जो हम लोगों ने काटी थी। मैंने 4 छोटे छोटे साइज़ के प्याज जो थे वो काटे थे, आपने 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने। 3 कप चावलों के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले डंडी उसने फैब्रिक में मारना स्टार्ट कर दी और दूसरी जो डंडी उसने की थी उसने स्टिचिंग में की थी। किसी का ट्राउज़र टाइट था तो किसी की शर्ट। इससे जो थे तो मेरे 1-2 क्लाइंट्स खफा हुए थे और ये चीज़ जो थी ये तो मैंने कभी देखी नहीं थी कि कोई मुझसे कंप्लेंट करेगा या कोई मुझसे नाराज़ होगा कि आपने कपड़े सही प्रॉपर्ली स्टिच नहीं किए। इन कंप्लेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दिया था। इस पॉइंट पे फिर मैं गौर करने लगी कि टेलर्स को घर पे बैठा लूँ, लेकिन टेलर्स को घर पे बैठाने का मतलब ये था कि आपके घर की जो प्राइवेसी है या आपके जो घर का निज़ाम चल रहा है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ज़ाहिर है, एक तो जब घर के मर्द आते हैं और फिर घर में ऑलरेडी मर्दों को देखते हैं तो वैसे उनका मूड ऑफ हो जाता है। दूसरा, पहले मेरी टाइमिंग सेट थी जिसमें ना मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा था, ना मेरे हस्बैंड डिस्टर्ब हो रहे थे, ना ही मेरा बेटा डिस्टर्ब हो रहा था। जब टेलर्स घर पे होंगे तो ज़ाहिर है घर का सारा काम छोड़ के मैं उनके ऊपर चक्कर लगाती रहूँगी कि काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे मुझे लग रहा था कि मेरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा और मुझे ये किसी भी सूरत मंजूर नहीं था कि किसी भी काम की वजह से मेरा अपना घर मेरा अपना जो सेटअप रूटीन है वो डिस्टर्ब हो। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे क्लाइंट्स मेरे से खफा हो जो ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं और बिल्कुल मुझे मेरी फैमिली की तरह। सो मैंने कपड़ों वाला काम स्टॉप कर दिया और सबसे मैंने एक्सक्यूज़ कर दिया कि फ़िलहाल मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब मुझे मौका मिलेगा, जब मुझे नज़र आए कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, तब मैं दोबारा स्टार्ट कर लूँगी। और इस तरह 6 साल जो मैंने एक बिज़नेस चलाया था उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ़िलहाल के लिए ब्रेक दे दिया। अब जब भी लाइफ में मुझे ऐसा फ़ील हुआ या मुझे मौके मिले कि हाँ जी मैं अब इजीली ये सब कुछ कर सकती हूँ कपड़ों का काम, तो मैं दोबारा डेफिनेटली इसको स्टार्ट करूँगी। मैंने उस दिन लाहौर सेंटर की एक वीडियो शेयर की थी और उसमें मैंने बार बार कहा था कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना तो कपड़ों वाले बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा जी, हमारी यखनी जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो गई, गोश्त जो है तो हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब इससे सारा गोश्त मैं निकाल के छान के इसको ऐड करूँगी जो हम लोग प्याज सुर्ख कर रहे हैं उसमें, और बाकी की जो यखनी है तो उसको मैं छान के ऐड करूँगी ताकि इसमें जो हम लोगों ने साबुत मसाले सारे डालें तो वो चावलों में ना चले जाएं। हम प्याज को थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे इसलिए कि हम लोगों ने बीफ पुलाव बनाना है और उसका कलर थोड़ा सा ना ब्राउन होता है। कलर ब्राउन करने के लिए हम प्याज जो है तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करते हैं। प्याज हमारे अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, इसमें हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप दे दूँ, अगर आपने जूसी सही मज़ेदार वाला पुलाव बनाना है तो आपने टमाटर लाजमी ऐड करने। टमाटर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो पुलाव है तो वो ड्राई बनेगा। 1.5 किलो गोश्त में यहाँ पे मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो है तो वो काट के ऐड किए हैं। और अब मैं इसमें थोड़ी सी यखनी डालूँगी ताकि ये टमाटर जो है तो ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। इसमें मैं 1 टीस्पून जो है तो वो ज़ीरा डालूँगी, इसलिए कि हम लोगों ने जो यखनी में ज़ीरा डाला था तो वो तो ज़ाहिर है हम लोग छान लेंगे और पुलाव में ज़ीरा जो है तो वो अच्छा लगता है अगर नज़र आ रहा हो तो, इस वजह से मैं इसमें 1 टीस्पून डाला है ज़ीरे का। और इसमें मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी ये पुलाव मसाला, इससे पुलाव का टेस्ट जो है तो वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो टमाटर है ये अच्छे तरीके से इसके अंदर गल जाएं। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब बारी है इसमें चावल ऐड करने की। चावल ऐड करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। अच्छा, बासमती चावलों का ये कि आपने उसको आधे घंटे के लिए भिगोना होता है। आपने अगर 3 कप चावल लिए तो उसी कप से जिससे आपने चावल लिए उसी से आपने 3 कप इसमें पानी ऐड करना होता है और फिर 1 कप एडिशनल। अगर आपने 4 कप चावल लिए तो फिर 4 कप आपने पानी ऐड करना होता है और 1 कप आपने एडिशनल ऊपर ऐड करना होता है। 6 कप आपने चावल लिए तो फिर आपने 6 कप पानी के ऐड करने होते हैं और 1 कप आपने ऊपर एडिशनल।
लेकिन अगर आपने सेला चावल लिए तो आपने कम से कम उसको 1.5 घंटे के लिए भिगोना होता है। फिर अगर आपने 3 कप सेला चावल लिए तो फिर आपने 6 कप उसके ऊपर पानी डालना होता है। मतलब हर 1 कप चावलों के लिए आपने 2 कप पानी ऐड करना होता है। ये आपने याद रखना है। ये सेला चावल और बासमती चावल को पकाने का ये तरीका है। अगर पानी की क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो आपके जो चावल है तो वो हलवा बन जाते हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जिसको भिगोए हुए आधा घंटा हो गया और इसको खूब तेज़ आंच पे पकाएंगे। अगर मीडियम या लो आंच पे चावलों को पकाएंगे तो इसका हलवा बन जाएगा। इसको हम लोग अभी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको रख देते हैं तेज़ आंच पे। जब पानी ड्राई हो जाए और चावल नज़र आने लगे तो इस स्टेज पे हम इसमें 2 हरी मिर्चें काट के ऐड कर लेंगे। हरी मिर्चें जब आप ऊपर हमने इसको मिक्स नहीं करना, हम इसको जस्ट ऊपर काट के रख देंगे। इससे जो चावलों की खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाती है। आपने अगर ये टिप अभी तक फॉलो नहीं की तो इसको लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका पुलाव कितने मज़े का बनता है। उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग मज़े की स्मेल होगी कि आपके नेबर्स को भी पता चल जाएगा कि जी आज आपके घर में बेहतरीन किस्म का पुलाव बना है। अच्छा जी, चावल जो है तो वो हमारे अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर गरम मसाला डालेंगे और इसको ऊपर रख देंगे दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए और बहुत ही हल्की आंच पे। अगर आपके चावल अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुए जिस तरह की आपको वीडियो में नज़र आ रहे हुए, थोड़ा थोड़ा पानी हुआ और आपने इसको दम पे रख लिया तो आपके चावल जो है तो वो जिस तरह पश्तो में बोलते हैं ना कि खटा खटा बशी, मतलब हलवा की तरह बन जाएंगे, नरम नरम बन जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से ड्राई करके फिर इसको दम लगाना है और बहुत हल्की आंच पे ताकि ये नीचे से लगे ना। अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए ताकि चावल जो अच्छे तरीके से दम हो जाए। अच्छा जी, तो ये थी मेरे कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करने की कहानी। ये 6 साल जो थे तो ये मेरी ज़िंदगी के हसीन साल थे। इनमें मैंने खूब कमाया भी है, मैंने खूब ढेर सारे कपड़े बनाए। मेरे ऑनलाइन कपड़ों वाले जो क्लाइंट्स थे उनके साथ मेरी अच्छी खासी दोस्तियाँ हो गई थी और बहुत से लोग मेरे बारे में जानने लगे थे। इन 6 सालों का एक नुकसान हुआ है। एक नुकसान ये कि ज़ाहिर है जब मैं कपड़े वगैरह बनाती थी सारा दिमाग उसमें लड़ाती थी तो अक्सर मुझे खाना पकाने के लिए टाइम नहीं मिलता था। मेरी जो सारी एनर्जी थी ना वो ड्रेस डिज़ाइनिंग में लग रही थी। अक्सर ये होने लगा था कि बेटे को स्कूल से पिक किया, मैकडॉनल्ड्स गए या KFC गए, बर्गर खा लिया, चिकन खा लिया और घर चले गए। या लिबर्टी में अक्सर काम करते हुए कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी ली। ज़ाहिर है घर में कोई हेल्प तो थी नहीं कि मैं घर जाती और मेरे लिए जी टेबल या ट्रे सजी होती खाने की। तो इन 6 सालों में जो मेरा खाना था ना वो मोस्टली बाहर का खाना था, जिसका नुकसान ये हुआ कि मैंने भी खूब सारा वेट गेन किया और मेरे बेटे ने भी खूब सारा वेट गेन किया। वेट गेन की वजह से मुझे PCOS हो गए और जिसकी वजह से फिर मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि आप कंसीव नहीं कर पा रही। काम को ब्रेक देने में एक ये भी था पॉइंट कि जी मैंने अभी अपने आप पे तवज्जो देनी है। 6 साल मैंने लोगों को तो खुश किया है लेकिन मैंने अपनी सेहत बर्बाद कर दी है। जो नेक्स्ट मैंने किया था वो था वेट लॉस कोर्स, जो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, हमारे जो चावल है वो अच्छे तरीके से दम हो गए। ये देखिए एक एक चावल जो है तो वो खिला खिला अलग अलग, कोई भी चावल जो है तो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। इट मीन्स कि इसमें हम लोगों ने पानी भी प्रॉपर डाला था और प्रॉपर टाइम के लिए हम लोगों ने इसको दम पे रखा था। चले जी, अब बारी है चावलों को डिश आउट करने की। बर्तन मैंने पहले से ही सेट कर लिए ताकि जैसे ही चावल दम से मैं हटाऊं और फ़ौरन गरम गरम उसको सर्व कर लूं। चले जी, हमारी मज़ेदार खुशबूदार बीफ पुलाव जो है तो वो रेडी है। बहुत से लोगों को ऑलरेडी पुलाव की बहुत अच्छी रेसिपीज़ आती होंगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती उन्होंने इस रेसिपी से बनाना है और जो जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसी क्वांटिटी से बनाएं। फिर आप देखें कि आपके चावल कितने ज़्यादा मज़े के बनते हैं और किस तरह आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते हैं।
आप खुद चेक कर सकते हैं कि इस तरह खिले खिले चावल है, कोई भी दाना जो है तो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।